हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज हम लोग उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, और पिछली कक्षा से अब हम उसी टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। तो अभी पिछली कक्षा में आपको याद हो, हमने आपको हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर पढ़ाया था, और हार्डवेयर के आधार पर जो कंप्यूटर हमें पढ़ने थे वह थे आपकी जनरेशन। तो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ से प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन में किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। सेकंड जनरेशन में किस हार्डवेयर का उपयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। थर्ड जनरेशन में हमने किस हार्डवेयर का उपयोग किया, तो वह आपका कौन सा होगा, आपका आईसी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। फोर्थ जनरेशन में हमने किसका उपयोग किया, तो माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या तो VLSI का उपयोग किया। फिर इसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन आया, ये तो फोर्थ जनरेशन का था, जो फिफ्थ जनरेशन आया तो उसमें हमने ULSI का उपयोग किया। तो ऐसे आपको याद रखना है, और यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इंटरनेट ईमेल का हमने कब विकास किया, इंटरनेट ईमेल का कब विकास किया, तो हमने फिफ्थ जनरेशन में किया। हम यूनिक्स कब लेके आए, यूनिक्स विंडोज कब लेके आए, तो हम फोर्थ जनरेशन में लेके आए। सी लैंग्वेज कब लेके आए, तो फोर्थ जनरेशन में लेके आए। कोबोल और फोर्टॉन ये लैंग्वेज कब लेके आए, तो कोबोल और फोर्टॉन ये भी एक भाषा है, तो ये हम सेकंड जनरेशन में लेके आए। मशीन लैंग्वेज, हमने जो मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज का हमने कब उपयोग किया, तो मशीन लैंग्वेज का हमने फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया। सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया। तो आपसे इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उस चार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो आपको मेरे हिसाब से एक बार देख लेना चाहिए। अब इसी के बाद जो हमें अगली बात करनी है, तो थोड़ी हम बात उन्हीं की टॉपिक पे हम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड आईसी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप देखोगे आईसी का हमने किस पीढ़ी में, किस जनरेशन में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस जनरेशन में हमने इसका उपयोग किया, तो आप सीधा सा बता देना कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, और थर्ड में जिसका हमने उपयोग किया वो क्या था आपका, थर्ड में हमने जिसका उपयोग किया वो कौन सा था, आपका आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट था। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, इसका विकास किसने किया, इसको बनाया किसने, इसका विकास किसने किया, तो विकास याद रखना ये 1958 में किसने किया, किल्बी साहब। किसने किया, किल्बी और रॉबर्ट नॉई, इनका नाम पूरा नाम क्या है, जैक किल्बी। किसने किया, जैक किल्बी प्लस रॉबर्ट नॉई। किसने किया, प्लस रॉबर्ट नॉई ने क्या किया साथियों, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई ने क्या किया, इसका विकास किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी का क्या किया, विकास किया। अब आपसे प्रश्न और क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस पदार्थ की बनी होती है, तो यह किस पदार्थ की बनी होती है, यह सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की बनी होती है। मतलब यह कैसी होती है, यह सेमीकंडक्टर पदार्थ। मैं ये कह सकता हूं कि यह चिप, ध्यान देना यहाँ पे, यह चिप सेमीकंडक्टर, क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक पदार्थ। क्या बोलेंगे, अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ। कौन से अर्धचालक पदार्थ, जैसे हमने कहा सिलिकॉन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दो पदार्थों से ये कैसे होते हैं, यह सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। इनसे क्या होती है, यह आईसी क्या होती है साथियों, यह आईसी निर्मित होती है। तो जैक किल्बी साहब और रॉबर्ट नॉई ने इसको बनाया, और ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की यह चिप बनी होती है। आपकी कौन सी चिप बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट यह बनी होती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छाप लीजिए इस चीज़ को, स्टार लगा लेना। यहाँ से प्रश्न बनना बिल्कुल लाजिमी सा होता है कि यह किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। लेकिन आपका जर्मेनियम नहीं है तो हम कौन सा लगा के आएंगे, सिलिकॉन वाला ऑप्शन जरूर लगा के आएंगे। तो बिल्कुल आप याद रखना, इसको बनाया किसने, इसको बनाया जैक किल्बी साहब और रॉबर्ट नोई ने बनाया था। अब ये प्रश्न क्या दिया, पूछा जाएगा कि इसे और क्या नाम दिया गया, तो इसे माइक्रो क्या दिया गया, इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम दिया गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया गया। किसको दिया गया, आईसी को नाम दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना इस चीज पे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आईसी क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका पूरा नाम है। एक चिप है जो आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है, जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। इसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया गया और इसका विकास किसने किया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई साहब ने क्या किया, इसका विकास किया। तो बिल्कुल याद रखना इस चीज को अच्छे से, यहाँ से प्रश्न बनना बिल्कुल सहल सा होता है कि किसने इसका विकास किया और किसकी बनी होती है। तो आपको ये बातें याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, एक और शब्द है आपके पास ट्रांजिस्टर। एक और शब्द आया था, आपको याद आ रहा हो, ट्रांजिस्टर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ट्रांजिस्टर जो शब्द आया, ट्रांजिस्टर इसका आविष्कार, वैसे तो आपको याद हो ट्रांजिस्टर आपको याद हो आ रहा हो, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में उपयोग किया। आपसे पूछा जाएगा कि किस पीढ़ी में हमने उपयोग किया, तो ट्रांजिस्टर का हमने कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया, सेकंड पीढ़ी में उपयोग किया। आप बिल्कुल पूरा लिखेंगे, आप कथन में बिल्कुल पूरा लिखेंगे, ठीक है। किस पीढ़ी में उपयोग किया, हमने सेकंड मतलब दूसरी पीढ़ी में हमने क्या किया, इसका उपयोग किया। इसका आविष्कार कब किया गया, इसका आविष्कार यदि आपसे पूछा जाएगा तो इसका आविष्कार कब किया गया, 1947 में क्या किया गया, इसका आविष्कार किया गया। अब अगला प्रश्न क्या पूछेगा, आविष्कार किसने किया, तो 3 व्यक्तियों ने इसका क्या किया, आविष्कार किया। विलियम शाक्ली, किसने किया, विलियम शाक्ली एक व्यक्ति, दूसरे जॉन बायडिन, दूसरे व्यक्ति कौन है, जॉन बायडिन, और तीसरे व्यक्ति हैं आपके वाल्टर बेटन। कौन से हैं, वाल्टर बेटन। तीसरे व्यक्ति कौन है साथियों, वाल्टर बेटन है। और इस ट्रांजिस्टर का क्या किया, हमने प्रयोग किया, द्वितीय पीढ़ी में हमने क्या किया, प्रयोग किया। ध्यान से समझिए, आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं कि प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे बनती हैं। और आपका यदि बेस अच्छा है, केवल मैं बेस अभी बता रहा हूँ आपको, अभी आपको लग रहा होगा कि सर आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा दीजिए, विंडोज पढ़ा दीजिए, आप उसके ऑफिस के जितने भी ऐप होते हैं वो सारे आप पढ़ा दीजिए। हम साथियों वो भी पढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छे तरीके से हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन आप इन टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो इनसे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, और जहाँ ये प्रश्न आपके छूट जाते हैं वो प्रश्न सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अच्छे से आपको पढ़ना है, कॉपी भी अच्छे से बनानी है, लोग कहीं भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, अच्छी राइटिंग में वो पूरी बातें आपको लिखनी है। जितनी बातें मैं बताता हूँ, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि साथ ही हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, लेकिन उनको हम सामने आपको बता देते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में। आविष्कार 1947 में विलियम शाक्ली, जॉन बायडिन और वाल्टर बेटन ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। अब आपसे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, अब ध्यान दीजिए, एक प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान दीजिए, आपको शब्द याद हो, आपको यदि माइक्रो प्रोसेसर, अब बताइए माइक्रो प्रोसेसर को ही हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, इसे सीपीयू बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग प्रोसेसर भी बोल देते हैं। याद रखना ये सारे नाम इसी के हैं, माइक्रो प्रोसेसर के। ये सारे नाम किसके हैं, माइक्रो प्रोसेसर के हैं। जो सीपीयू आप देखते हो, इसी सीपीयू के क्या है, ये नाम है। और इस माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास किया था वो 1971 में E.M. हॉप ने, किसने किया था, M.E. हॉप ने क्या किया था, इसका विकास किया था। M.E. हॉप ने क्या किया था साथियों, इसका विकास किया था। किसने किया था, ये M.E. हॉप ने इसका विकास किया था। कब किया था, 1971 में किया था। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर है, इसी को हम कह रहे हैं
प्रोसेसर को। प्रोसेसर ध्यान से समझिए, मैंने दो शब्द आपको बताए। इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हमने कौन सी जनरेशन में हमने किया? माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग किया हमने 4th जनरेशन में क्या किया? इसका प्रयोग किया। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब मैं ये चीज़ों को बता चुका हूँ और आपको बार बार रिकॉल करने का आपको प्रयास करना है और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनना है, कहीं डिस्टर्ब हमारी क्लास नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ट्रांजिस्टर सेकंड पीढ़ी आविष्कार 1947, विलियम शाक्ले, जॉन बायडीन और वाल्टर बेटन ने। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू प्रोसेसर भी कहते हैं। विकास 1971 में E.M. हॉप ने क्या किया? इसका विकास किया। किसने किया साथियों? E.M. हॉप ने क्या किया? इसका विकास किया। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? E.M. हॉप ने इसका विकास किया। अब आपसे ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आपसे यहाँ पे मैं बताता हूँ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। यदि आपसे ये पूछा जाएगा साथियों, आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रो, आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रो प्रोसेसर। आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहला कौन सा बना था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना? तो 1970 में यह पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था। और इसको बनाया किसने था? तो इसको इंटेल कंपनी ने। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने इसे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को MP को बनाया था। याद रखें, MP का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। कब बनाया? 1970 में बनाया। और 1970 में बनाया और यह मतलब इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? इसका नाम रखा गया इंटेल 404। इसका नाम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? इंटेल 404 इसका नाम रखा गया। और इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से, CPU की वजह से हम लोग क्या कर पाए? एक बड़े आकार के कंप्यूटर को हम लोग छोटे आकार में परिवर्तित कर पाए। बड़े आकार के कंप्यूटर जो आप देखते हो ये कमरे के बराबर हुआ करते थे, उससे इस माइक्रो प्रोसेसर ने छोटे आकार के कंप्यूटरों का विकास संभव कर दिया। तो आप देखोगे ये माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंटेल 404 है। आपको याद रखना है इंटेल 404 इसका क्या है? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। और ये कब बना? 1970 में बना और इंटेल कंपनी ने इसको बनाया। और यहीं पर बात हमने ये भी लिखी है कि इंटेल कंपनी ने बनाया, लेकिन विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? E.M. हॉप को इसका क्या दिया जाता है? विकास का श्रेय दिया जाता है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। यहाँ से एक एक पॉइंट आपको याद रखने हैं, कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं होना है इन पॉइंट में, ठीक है। अब मैं एक शब्द और मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा VLSI, एक शब्द है आपके पास VLSI। दूसरा शब्द है उसी चार्ट में, आप देखिए अच्छे से, उसी चार्ट में आपका है ULSI। और तीसरा शब्द आपके पास में आपको अब देने जा रहा हूं, कौन सा? SSI, VLSI और ULSI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दूसरे का क्या है? दूसरे का नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तीसरे का नाम क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जिसमें सबसे कम आईसी, अब आईसी तो आप पढ़ सकते हो, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉय। तो आईसी का प्रयोग हुआ, जिसमें सबसे कम आईसी का क्या हुआ दोस्तों? प्रयोग हुआ हो, वो क्या कहलाता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहलाता है। जिसमें सबसे कम आईसी का क्या किया गया हो? प्रयोग किया गया हो, तो वह क्या कहलाता है? वह स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन कहलाता है। वेरी लार्ज का मतलब है कि जिसमें SSI मतलब कौन सा? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से ज्यादा आईसी का प्रयोग किया गया। तो SSI से ज्यादा आईसी का प्रयोग हुआ, ज्यादा आईसी का क्या हुआ दोस्तों? प्रयोग हुआ। अब आपसे प्रश्न बनेगा ULSI का। तो ULSI का मतलब है कि जिसमें VLSI से ज्यादा
किसका प्रयोग किया गया हो, आईसी का प्रयोग किया गया हो। VLSI से ज्यादा आईसी का क्या किया गया हो, प्रयोग किया गया। तो ध्यान दीजिए, सबसे कम आईसी का जिसमें प्रयोग होता है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI कहलाता है। SSI से कई SSI जैसे मिला दिए जाते हैं या ज़्यादा आईसी का हम लोग प्रयोग कर देते हैं तो वो VLSI कहलाता है। और फिर बहुत सारे जब आईसी मिल जाएं या बहुत सारे VLSI मिल जाएं तो फिर अगली कड़ी क्या बनती है, ULSI की बनती है। मतलब मैं ये कहूँ कि एक कड़ी आपकी क्या है, एक कड़ी आपकी इस प्रकार की, जैसे मैं कहूँ इस प्रकार की कड़ी की हम बात करें तो देखिए छोटा रूप बड़ा रूप इस प्रकार से तो नहीं कह सकते, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं SSI। जब बहुत सारे SSI मिल जाते हैं तो VLSI बनता है, फिर VLSI के बाद बनता है क्या, ULSI बनता है। तो ये आपको बातें याद रखनी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके जो भी बनेंगे तो वो आपसे अब बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, कौन सा था, हार्डवेयर के आधार पे था। अब जो अगले टॉपिक की हम बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो अगले टॉपिक पे हमें बात करनी है तो हम लोग एक और अगला टॉपिक है उसी में कौन सा, आकार के आधार पे और कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वह कौन सा है आपका, आकार के आधार पे या कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा आप, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है भाई जब आप देखते हो और आप बताते हो कि सर बहुत मज़ा आया या कुछ भी, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि समझ में आपको चीज़ें आनी चाहिए और वो अच्छे से क्लियर आप उनको नोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी हेडिंग डालें हम, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण साइज के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आप देखोगे सबसे छोटा आकार मतलब सबसे छोटा हम बात करें माइक्रो, ये माइक्रो जो कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। और इससे बड़ा जो दोस्तों होता है वह कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। वह कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। फिर इससे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। वह कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और जो इससे बड़ा होता है वह कौन सा होता है, वह होता है आपका सुपर कंप्यूटर। वह कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर। वह कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। मतलब मैं ये कहूँ कि आकार के आधार पे आप देखोगे, आकार के आधार पर क्या होते हैं, आकार के आधार पे क्या होते हैं, सबसे छोटा कंप्यूटर मैं कह रहा हूँ आकार के आधार पे, जिसमें आकार का मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा एक कमरे बराबर, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया हो। माइक्रो प्रोसेसर आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है या क्या कहलाता है, CPU कहलाता है। जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया होगा वह आपका वह कौन सा होगा, वह आपका माइक्रो कंप्यूटर होगा। जिसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हम लगा दें तो वो मिनी कंप्यूटर कहलाएगा। और जब बहुत सारे मिनी कंप्यूटर मिला के जब एक कंप्यूटर बनाया जाता है तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। और जब बहुत सारे मेन फ्रेम हम बना देते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगा देते हैं और वह बढ़ के कर रहा होता है, बहुत ही नैनो सेकेंड्स में हजारों लाखों करोड़ों की गणनाएं कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे मैंने क्या कहा इसके नीचे कि जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ हो वह क्या कहलाता है, वह आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। मिनी कंप्यूटर का मतलब है जिसमें कई माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ होगा तो वह क्या कहलाएगा, वह आपका मिनी कंप्यूटर कहलाएगा। इसी प्रकार से जब कई मिनी कंप्यूटर हम मिला के बना देंगे, कई मिनी कंप्यूटर हम मिला दें, कई मिनी कंप्यूटर को मिला दिया जाए, कंप्यूटर को मिला दिया जाए, कई मिनी कंप्यूटर को मिला दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, वह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाएगा।
जब बहुत सारे मिनी कंप्यूटर हम मिला दें तो बहुत सारे मिनी कंप्यूटर मिलने की वजह से उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहेंगे। जब कई मेन फ्रेम कंप्यूटर मिला दिए जाते हैं, जब कई मेन फ्रेम कंप्यूटर मिला दिए जाते हैं तो कई मेन फ्रेम कंप्यूटर के मिलने से एक कंप्यूटर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कई मेन फ्रेम कंप्यूटर मिला दिए जाएं, कंप्यूटर मिला दिए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आप देखोगे आकार के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा कंप्यूटर है, आकार के आधार पर सबसे छोटा क्या कहेंगे, सबसे छोटा। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। और आकार के आधार पे देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा कंप्यूटर होगा, इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया है, प्रोसेसर का उपयोग किया गया और कई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। तो ये क्या कहलाएगा, आकार के आधार पे सबसे बड़ा कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से दिमाग में, जिहन में बैठा लेनी है कि आकार के आधार पे सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर, जबकि आकार के आधार पे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होगा आपको दोस्तों, ये माइक्रो कंप्यूटर होगा। आपको याद रखना है ये माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है, जबकि आकार के आधार पे सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। आप बिल्कुल इस बात को अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आकार के आधार पे कंप्यूटर का एक वर्गीकरण मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे यहाँ से अंदर से प्रश्न कुछ नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अगला जो प्रश्न पूछेगा तो वो सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछेगा। हम लोग आगे चल के सुपर कंप्यूटर को पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर में और क्या आ सकता है, कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था और किसने इसको निर्मित किया था। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अच्छे से आप कॉपी में लिखिए। बिल्कुल डायग्राम जैसे मैं लिखता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। अब जो हमें बात करनी है, अगले कंप्यूटर की बात करनी है। बट कंप्यूटर कौन सा है, आपका सुपर कंप्यूटर है। थोड़ा वेट करिएगा, हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनेगा, एक छोटा सा ही वीडियो रहेगा आपका। ठीक है, आधे घंटे का ही लगभग। तो अगला जो कंप्यूटर आया वह जो कंप्यूटर आया आकार के आधार पे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है वह कौन सा है, आपका सुपर कंप्यूटर है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ सुपर कंप्यूटर। और आपसे पूछा जाएगा कि इस सुपर कंप्यूटर का आविष्कार या जन्मदाता किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार या जन्मदाता या क्या कहेंगे, आविष्कार या जन्मदाता किसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं, सेमूर क्रेको किसे कहते हैं, सेमूर क्रेको हम लोग क्या कहते हैं, सेमूर क्रेको हम क्या कहते हैं, इसका जन्मदाता कहते हैं या आविष्कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से बनने की संभावना भी रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मैं जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको लग रहा हो कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो बेसिक कहाँ से क्लियर करोगे दादा, बेसिक तो करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और मैं आपको तो जो भाषा मैं आपको दे रहा हूँ वो बहुत टेक्निकल भाषा नहीं है, बहुत सरल भाषा है। टेक्निकल तो आप प्रश्न उठा के देखिए, समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जन्मदाता आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है, सेमूर क्रे है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पहला सुपर कंप्यूटर, पहला दुनिया का पहला, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600, CDC 6600। और इसको बनाया किसने था साथियों, इसको अमेरिका ने बनाया था। याद रखना, इसको बनाया किसने था, अमेरिका। CDC का मतलब है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्या नाम है इसका, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, अमेरिका वालों ने बनाया और इसका नाम क्या रखा गया, CDC 6600। इसका क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया। और ये क्या करता था, इसका कार्य यदि हम ये कहें तो इसका कार्य क्या था, इसका अंतरिक्ष में कार्य क्या था,
मैं कहूँ कि अंतरिक्ष विज्ञान में हमने इसका क्या किया, अंतरिक्ष में कार्य किया। हमने अनुसंधान में इसका उपयोग किया, अनुसंधान में इसका उपयोग किया। हमने डाटा सिक्योरिटी के लिए डाटा सिक्योरिटी में हमने इसका उपयोग किया। मौसम अनुसंधान में भी हमने इसका उपयोग किया। तो इनमें हमने सीडीसी का क्या किया, उपयोग किया। और ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी, ये आपको याद रखना है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर। आप इस बात को नोट कर लीजिए, नहीं तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। तो CDC 6600 था, लेकिन आपसे पूछा जाएगा विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा था। विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर, सबसे सफल सुपर कंप्यूटर क्या था। विश्व का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर क्या था, तो ये क्या था, ये 1976 में बना था, 1976 में बना था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था क्रे फर्स्ट। 1976 में बना, क्या नाम था, CRAY क्रे फर्स्ट, इसका क्या दिया गया था, नाम दिया गया था। तो ये याद रखना है आपको कि क्रे फर्स्ट दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, ना कि पहला कंप्यूटर था। याद रखिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे बहुत क्वेश्चन ही करते हैं कि सर ये हमें क्रे फर्स्ट किताबों में दे रहा है, और भाई किताब वाले सही नहीं देते हैं। आप मैंने बहुत सारी किताबें मैंने देखी हैं, कई किताबों में मतलब गलत मिलती है चीज़ें, उनको हमें सुधारनी पड़ती है और हमें बच्चों को सही बताना पड़ता है। तो आपसे प्रश्न यदि ये पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600 है। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो क्रे फर्स्ट है। आपको इतनी सी बात आपको अच्छे से जेहन में बैठा लेनी है, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा भारत के संदर्भ में कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखिए आपसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था परम 8000। परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे निर्मित किसने किया था, तो ये निर्मित किसने किया था, CDEC ने। किसे निर्मित किया था, CDEC ने क्या किया था, इसे निर्मित किया था। परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, जैसे किसने किया था, CDEC ने। CDEC द्वारा क्या किया गया था, इसको निर्मित किया गया था। अब कई बार क्या होता है, एग्जाम वाले क्या करते हैं, CDEC का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो CDEC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, इन एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये क्या है, एक फुल फॉर्म है। और ये CDEC है कहाँ पर, हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे में। और आपसे ये पूछा जाएगा, पुणे में है। और ये पूछा जाएगा कि परम 8000 आज कहाँ पर स्थापित है, ये कहाँ पर है, तो जो पुणे की वेधशाला है, उस वेधशाला में हमने क्या किया है, मौसम वेधशाला, मतलब ये लिख सकते हैं पुणे की मौसम वेधशाला में हमने क्या किया, दोस्तों स्थापित इसे किया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है परम 8000, जिसका क्या है, नाम रखा गया। ध्यान रखिए ये बात को। मैंने क्या बताया, मैंने आपसे पहले तो ये कहा कि विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, अमेरिका ने बनाया था इसे, ठीक है। जन्मदाता यदि इस कंप्यूटर का कहे तो सेमूर के, और सेमूर क्रे के नाम से ही विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है कौन सा, क्रे फर्स्ट है। आपको उन्हीं के नाम पे रखा गया, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्रे फर्स्ट, सेमूर क्रे के नाम पे ही क्या रखा गया,
के लिए फर्स्ट रखा गया और ये क्या है, विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो कौन सा है, परम 8000 है। परम 8000 बनाया कितने, सीडैक ने बनाया। सीडैक को क्या कहते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। हेडक्वार्टर कहाँ पर, पुणे में। और ये परम 8000 लगा कहाँ है, तो ये आपका पुणे की मौसम वेधशाला में लगा हुआ है। आपको इतनी बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर होगा हमारे हिसाब से यहाँ तक। बताइए, थोड़ा कमेंट करिए। आप कमेंट नहीं करते हो, आप थोड़ा बताया करो और आप शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, शेयर भी कर दो। यदि चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो अपना क्या जाता है, थोड़ी ना कुछ लग रहा है। ठीक है, मैं भी आपको अच्छे से करवा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा भी मन लगेगा कि हाँ बच्चे इसको देख रहे हैं। थोड़ा हमें जब किसी के प्रति हम समर्पित होते हैं तो वह चीज़ मनोभाव से भी आपको दी जाती है। तो आप समर्पित हमारे प्रति होइए, हम आपके प्रति समर्पित हैं, कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले लास्ट रह गया इसका, तो लास्ट क्या रह गया वर्गीकरण में, तो लास्ट रह गया आपका कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, तो कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा पढ़ेंगे हम डिजिटल और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना, कार्य पद्धति के आधार पर हेडिंग डाल सकते हैं, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होंगे दोस्तों। पहला होगा आपका कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग। दूसरा होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा कौन सा होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर यदि आप देखोगे तो एनालॉग कंप्यूटर का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंप्यूटर जो दाब, लंबाई और तापमान को नापने का काम करते थे। मतलब मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, ऐसे कंप्यूटर होते थे, ऐसे कंप्यूटर जो दाब मतलब प्रेशर, दाब, लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई कोमा टेम्परेचर मतलब तापमान को मेजर करने का काम करते थे। मतलब मापने का क्या करते थे, मापने का कार्य करते थे। तो ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते थे, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे। आपने देखा होगा कि जो आप घड़ी पहनते हो, कांटे वाली घड़ी, जैसे घड़ी तो 2 प्रकार की आती है। एक घड़ी तो वह आती है जिसमें वो मिल होते रहते हैं, जैसे उसके जो अक्षर होते हैं वो हर बार जाते हैं फिर आते हैं, हर बार जाते हैं फिर आते हैं। जरूरत के अनुसार आप उस पर टच करते हो तो वो आपके अक्षर भी बढ़ाते हैं। एक घड़ी वो होती है, तो वो घड़ी तो आपकी डिजिटल है भाई, डिजिटल है। लेकिन जो पहले की घड़ी और आज आप पहनते हो कांटे वाली घड़ी पहनते हो, 3 प्रकार के उसमें कांटे होते हैं, हावर्स के, मिनट्स के और सेकंड्स के। जो ये घड़ी आप पहनते हो वह घड़ी क्या है, वह घड़ी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। वह कौन सी घड़ी है, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। अब आप याद करिए, यदि आपको ये याद आ रहा हो, आपकी गाड़ी में किलोमीटर बताने वाली इस प्रकार की सुई है जो घूमती है। डिजिटल घड़ी की नहीं मैं बात करूँ, जो मिल होती है उसमें से जो किलोमीटर वाली घड़ी लगी हुई है, जिसमें सुई लगी हुई है और किलोमीटर आपको बताती है। पेट्रोल की टंकी आपको बताती है कि कितना उसमें पेट्रोल है और वो भी सुई से बताती है। तो उसमें किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर का क्या किया गया है, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाए तो एक तो आपका ये हो गया थर्मामीटर जो आप देखते हो, थर्मामीटर जो आप देखते हो, पारा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है। तो ये थर्मामीटर भी आपका क्या होता है, थर्मामीटर जो पहले, आज तो पारे वाले आने लगे, जो इसके पहले जो थर्मामीटर होते थे वो ये घड़ी के आधारित थे। तो थर्मामीटर देखते हो तो थर्मामीटर हो गया आपका सुई वाली घड़ी। हम यहाँ पे लिखे दे रहे सुई वाली घड़ी, जितनी भी आपकी सुई वाली घड़ी है ये सारे आपके क्या है, इसके उदाहरण होंगे। और वाहन में आप ये लिख सकते हो, वाहन में गतिमीटर, स्पीडोमीटर जिसे हम कहते हैं, गतिमीटर जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर जिसे क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ये सारे उदाहरण किसके होंगे, एनालॉग कंप्यूटर के होंगे। ध्यान से समझ लीजिए, आप बिल्कुल आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि एनालॉग कंप्यूटर वह होते थे जो पहले हम सबसे पहले उपयोग में करते थे और उसमें सुई वगैरह उसमें लगी होती थी, वह आपके एनालॉग कंप्यूटर कहलाते थे। और ये दाब, लंबाई और तापमान मापने का कार्य करते थे।
जैसे मैंने कहा थर्मामीटर, मैंने कहा सुई वाली घड़ी, आपने वाहन में स्पीडोमीटर जो गति को बताता है वह कौन सा है आपका एनालॉग कंप्यूटर की। ये सारे क्या होंगे, उदाहरण होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज क्या है, प्रचलन से बाहर है, प्रचलन से लगभग प्रचलन से बाहर हैं लगभग, क्योंकि आज लगातार डिजिटल कंप्यूटर का हम लोग क्या करने लगे हैं, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करने लगे। तो डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं मतलब यूज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो किसका उपयोग करें, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि वह बाइनरी नंबर का क्या करेंगे, उपयोग करें। और बाइनरी नंबर मतलब 0 और 1, ये वही बाइनरी नंबर है जिसका आविष्कार लेडी एडा ऑगस्टा ने किया था। लेडी एडा ऑगस्टा वही महिला हैं जिन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए क्या बनाया था, पहला प्रोग्राम बनाया था। तो 0 1, 0 क्या बताता है, यह ऑफ को बताएगा, और 1 क्या बताएगा, किसी चीज को ऑन को बताएगा, ऑफ और ऑन को बताएगा। तो बाइनरी नंबर पर जो कंप्यूटर काम करते हैं, बाइनरी संकेतों पर जो काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं दोस्तों। और ये आज देखोगे तो आपके जितने भी पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके बाइनरी पर होते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां होती हैं, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, या हम इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल घड़ी। आप देखते हो डिजिटल जो घड़ी होती है वह भी आपकी क्या होती है, वह भी इस पर क्या होती है, आधारित होती है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी और डिजिटल घड़ी जो होती है वह भी आप पर क्या होती है, इस पर आधारित होती है। इसी प्रकार से यदि आप ये बात करोगे कि और क्या हो सकता है, तो आपके स्मार्टफोन जो होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, तो स्मार्टफोन भी क्या होते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये आपके देखिए पीसी इलेक्ट्रॉनिक, आज हर चीज़ आप देखिए, मोबाइल जो आपका काम कर रहा है वह भी इलेक्ट्रॉनिक है और वह भी डिजिटल है। आपका किस पे आधारित है, 0 1 पे आधारित है। तो ये आप देखोगे कि ये चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाली चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक जो संकेतों का उपयोग करती हैं वह क्या होती हैं, वह आपके डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। और यह आज क्या है, यह प्रचलन में, आपको याद रखना कि यह क्या है, आपके प्रचलन में है। जबकि आप इसकी बात करोगे तो यह प्रचलन से क्या है, बाहर है। यह क्या है, प्रचलन से बाहर है। तो यह क्या कहलाते हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। तो एनालॉग आपको क्लियर है, डिजिटल आपको क्लियर है, समझ गए। नहीं समझे हो तो दोबारा आप थोड़ा सा पॉज करिए, फिर से बैक आइए और उसको देखिए, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल। इसके बाद आता है कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें एनालॉग और डिजिटल का उपयोग किया गया हो। ऐसे कंप्यूटर जिसमें क्या किया गया हो, एनालॉग प्लस डिजिटल, दोनों कंप्यूटर का क्या किया गया हो, उपयोग किया गया हो, वो क्या कहलाते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, आप देखो डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, हमारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के आधार पर कार्य करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और दोनों के आधार पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसका मतलब दोनों का क्या होगा, दोनों पर कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों का क्या है, इसमें मिश्रण है। दोनों का क्या है दोस्तों, दोनों का इसमें क्या है, इसमें मिश्रण है। दोनों से यदि मिलकर ये बने होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। वहीं पर खड़ी रहो, आप वहीं पर खड़ी रहो। दोनों से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। और दोस्तों इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल पंप। इसका क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखोगे पेट्रोल पंप क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। पेट्रोल आप देखते हो, एक तरफ तो आपको प्राइस बताता है, आप बताइए, प्राइस बताता है। तो डिजिटल रूप में आपको पैसा बता देता है कि इतने रुपए का हमने क्या डाला है, पेट्रोल डाला है, जैसे 100 रुपये का डाला है। और वो एक तरफ क्या बता देता है, आपको मात्रा बता देता है। तो बताइए, मात्रा को तो वैसे एनालॉग करता है ना, मात्रा कौन मेजरमेंट करता है, एनालॉग। और प्राइस कौन बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में बता रहा है, तो डिजिटल। तो ये जब प्राइस बताएगा,
जब वहीं पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल डलवाओगे तो वह प्राइस बताएगा, तो वह किसका उदाहरण होगा, डिजिटल का। और जब आपको मात्रा मेजरमेंट करके बता दिया उसने कि कितनी मात्रा में आपने पेट्रोल डाला है, 1 लीटर आपने पेट्रोल डाला है, तो वह आपका क्या हो गया, वह एनालॉग का क्या हो गया, एनालॉग का उदाहरण हो गया। और जब प्राइस बताया तो क्या हो गया, वह डिजिटल का क्या हो गया दोस्तों, उदाहरण हो गया। भाई किसका उदाहरण हो गया, भाई डिजिटल का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। तो साथियों ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ से प्रश्न बने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ से प्रश्न बने जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये बात आप अच्छे से आप याद रखोगे साथियों। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, थोड़ी बच्ची शैतान कर रही थी इसलिए मैंने ले लिया इसे। अब देखिए ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वह टॉपिक हमारा कौन सा था, वह हमारा कार्य पद्धति के आधार पर टॉपिक था। और यह आप खुद बताइए, अब मैंने आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण बताया है, और कंप्यूटर का वर्गीकरण आपको याद होगा, आपको 3 आधारों पर हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण बताया है। पहला मैंने कंप्यूटर का जो वर्गीकरण बताया आपको साथियों, पहला आप देखिए, पहला आपको याद आ रहा होगा हार्डवेयर के आधार पर। आप जोड़िए इन बातों को, थोड़ा अच्छे से जोड़ोगे। कंप्यूटर का जो हमने वर्गीकरण बताया वो 3 हमने बताया। पहला कौन सा बताया, हमने हार्डवेयर के आधार पे पहला बताया, ठीक है, ये पहला बताया। दूसरा हमने क्या बताया आपको, आकार के आधार पे। और तीसरा हमने क्या बताया आपको, तीसरा हमने यही बताया आपको कार्य पद्धति के आधार पे। किसके आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पे हमने क्या बताया आपको, कंप्यूटर बताया। तो 3 प्रकार के मैंने कंप्यूटर बताए हैं, आकार के, हार्डवेयर के आधार पे, आकार के आधार पे और कार्य पद्धति के आधार पे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने जाने की भी संभावना रहती है। इस टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, बिल्कुल आपके कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए यहाँ से। और ये एक प्रश्न गलत होना इसका मतलब यह है कि आपने इस टॉपिक को बेस को नहीं समझा है। तो आकार के आधार पे, हार्डवेयर के आधार पे बताइए, आपको पीढ़ियाँ पढ़नी थी, मैंने पढ़ा दी है आपको। आकार के आधार पे आपको क्या पढ़ना था, सबसे पहले माइक्रो, फिर मिनी, फिर इसके बाद मेन फ्रेम, फिर इसके बाद सुपर कंप्यूटर पढ़ना था। इसी प्रकार से कार्य पद्धति के आधार की हम यदि बात करें तो कार्य पद्धति के आधार पे आपको 3 पढ़ने थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये 3 कंप्यूटर आपको पढ़ने थे। तो साथियों यह जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वह टॉपिक हमारा कौन सा था, कंप्यूटर का एक वर्गीकरण था। तो देखिए सबसे पहला मैंने आपको टॉपिक कौन सा पढ़ाया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया। फिर दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको दूसरा पढ़ाया था, दूसरा कंप्यूटर मैंने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था। तीसरा मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज मैंने समाप्त कर दिया है। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह हमारा टॉपिक कौन सा होगा, वह हमारा टॉपिक होगा हार्डवेयर वाला टॉपिक होगा। और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके हार्डवेयर से भी पूछे जाएंगे। और हार्डवेयर में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, भाई हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। फिर इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, आपका थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हार्डवेयर के बाद आपका टॉपिक आएगा सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर में हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो वहाँ की भी हम लोग बात करेंगे और एक एक प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो साथियों ये आपकी पूरा आपका ये टॉपिक था और इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी आप क्लियर करिए और फिर जहाँ पे भी दिक्कत होती है आपको तो फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और आपको यदि पीडीएफ की ज़रूरत है, आपको लिखने नहीं, आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा नंबर है 9826678582। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए भी हमसे मैसेज करिए, हमसे बात करिए, ठीक है। हम टिकुंगड़ में कोचिंग चलाते हैं, ऑफलाइन में हमारे बच्चे आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से भी सिखाया जाता है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इससे बेहतर तरीके पर वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। बस इतना होता है कि यहाँ पर एक बार चीज़ों को हमने पढ़ा दिया, फिर दोबारा चीज़ों को थोड़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पर 10 बार हम चीज़ों को बताते हैं, फिर इसके बाद हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बस वहाँ पर थोड़ा बच्चों के सामने जब रहते हैं तो थोड़ा दबाव होता है और बच्चों को हम लोग खड़ा कर पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं, बार बार समझा पाते हैं, टेस्ट लेते हैं, बस इतना होता है। तो साथियों एक बार टेस्ट लगाइएगा, कोई भी यदि आपके पास बुक होती है तो किसी भी बुक में आप एक बार टेस्ट लगाइए, हमारे क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर पे बाहर नहीं जाएंगे और पटवारी सीपीसीटी में यह प्रश्न निश्चित तौर पे आपके बनने वाले हैं। तो साथियों फिर आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।